नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के एमसीक्यू कराते हैं। हम आपको बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के एमसीक्यू कराते हैं बच्चों। करिए। हालांकि मैं आपको ये सब आपको 6 वीडियो दे चुका हूं जो एक्सपर्ट के ऐप पर पड़ी हुई हैं, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट के ऐप पर पड़ी हुई हैं, पूरी डिटेल स्टडी कराई है। ये वाली वीडियो एमसीक्यू करा रहा हूं मैं इसमें। चलिए करिए बच्चों। कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एग्जाम में ये 10 एमसीक्यू हैं। ये एग्जाम में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें से आपको किसी को एक पर टिक लगाना है। ये 1 मार्क्स में आएंगे बच्चों। कितने में आएंगे? 1 मार्क्स में। कहता है कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। जो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? मालिक के द्वारा, व्यवसाय के स्वामी द्वारा। व्यवसाय के स्वामी द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कह रहा है क्वेश्चन में कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। स्वामी लगाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब पहला ऑप्शन हमें मिल गया तो आगे हम देखते ही नहीं है। पहला ऑप्शन जब हमने देख लिया कि भाई ये हमारा पहला ऑप्शन सही है तो हम उसे दोबारा नहीं देखेंगे। कह रहा है ए फर्म अर्न ए रेवेन्यू ऑफ ₹5,000 एंड एक्सपेंसेस टू अर्न दिस रेवेन्यू इज 3,000 रुपये। वो ये कह रहा है कि 5,000 रुपये की रेवेन्यू हुई, मतलब सेल हुई। उस सेल को करने पर कितना खर्चा आया? 3,000 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना होगा? इनकम ऑफ द फर्म विल बी। फर्म की इनकम कितनी होगी बच्चों? इनकम ऑफ द फर्म। फर्म की वो इनकम पूछ रहा है। फर्म की क्या पूछ रहा है? वो इनकम। तो 5 में से गए 3, तो आपका आंसर होगा 2। 2000। समझ में आई बच्चों? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। वो कह रहा है कि इसमें से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी है? मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पूछ रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म होती है जिसका पेमेंट आपको विद इन ईयर करना है। ये नहीं हो सकता। क्रेडिटर्स का पेमेंट भी आपको 1 साल के अंदर करना होता है, विद इन 1 ईयर। डिवेंचर। डिवेंचर लंबे समय के लिए कंपनी इशू करती है। एक कंपनी जो इशू करती है डिवेंचर को लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा, जो 1 साल से ज्यादा की लायबिलिटी होती है उससे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? डिवेंचर। आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? डिवेंचर। बिल्स पेबल शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटेंजिबल असेट। मैंने बताया था बच्चों असेट 2 प्रकार की होती है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल असेट वो होती है जिसको हम ना छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। तो पूछा है कि इनमें से कौन सी इंटेंजिबल असेट है? मशीन को हम छू सकते हैं, ये टेंजिबल है। फर्नीचर को हम छू सकते हैं, ये टेंजिबल है। बियर कागज का टुकड़ा होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट आगे चैप्टर में बताऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि बियर क्या होता है। एक तरह का डेटस बियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी इसे छू सकते हैं, टेंजिबल है। इसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। बट पेटेंट ना हम उसको छू सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा मेरे बच्चों? डी होगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट। वो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी फिक्स एसेट नहीं है? नॉट ए फिक्स एसेट मतलब फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति नहीं है, वो ये कह रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है और कंप्यूटर भी फिक्स एसेट से स्थायी संपत्ति है।
लेकिन वो कह रहा है कौन सी इनमें से कौन सी स्थायी संपत्ति नहीं है। ये फिक्स है, स्थायी है, ये स्थायी नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी करंट एसेट है, फिक्स एसेट नहीं है, मतलब करंट एसेट है, ये है। ये वाली है कैश इन हैंड, क्या है, एक करंट एसेट है, मतलब फिक्स एसेट नहीं है, मतलब करंट एसेट है। ये फिक्स एसेट है, ये फिक्स एसेट है, ये फिक्स एसेट। वो कह रहा है कौन सी फिक्स एसेट नहीं है, कौन सी स्थायी संपत्ति नहीं है, मतलब करंट एसेट है। कैश इन हैंड एक करंट एसेट होती है मेरे बच्चों। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। वो कह रहा नहीं है, मतलब इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि मशीन को खरीदना बिजनेस ट्रांजेक्शन है, किराए को देना बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सैलरी को पेड करना मैनेजर को, यह भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वो कह रहा है कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, घरवाली को कह रहा है परचेज गिफ्ट ऑफ 2004 वाइफ, मतलब अपनी घरवाली को एक गिफ्ट खरीदा वाइफ को 2000 रुपये का। अब एक बात बताओ, वाइफ को गिफ्ट खरीदना क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बीवी मेरी है, बिजनेस की नहीं है। ये क्या है, ड्राइंग्स है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ये वाला होगा, क्योंकि ये सारे, ये वाला ए सी और डी ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये वाला बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब मैंने बताया था कि राजीव जैन अलग है और एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर अलग है। अकाउंट्स एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के बनेंगे, राजीव जैन के नहीं बनेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कि बिजनेस अलग है और बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति अलग है। तो राजीव जैन ने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया, इसका मतलब है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरी बीवी एक्सपर्ट की बीवी नहीं है, बीवी अलग है, एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर अलग है। समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब है मशीन को खरीदना बिजनेस ट्रांजैक्शन है, किराया देना बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सैलरी को मैनेजर को सैलरी पे करना बिजनेस, मतलब ये नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आपका आंसर 6B होगा। आपका आंसर क्या होगा, 6B। कह रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कह रहा है व्यवसाय के स्वामी द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। मैंने आपको यह समझाया था बच्चों, ध्यान से देखना है मेरे बच्चों, कि व्यवसाय का स्वामी बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो स्वामी के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइंग्स, इनमें से ड्राइंग्स कौन सा है, इनमें से ड्राइंग्स कौन सा है। ड्राइंग्स पूछा है वो आपसे, आपका आंसर क्या होगा, मनी विड्रॉन एंड रेंट पेड फॉर द ऑफिस। ये तो खर्चा बिजनेस का है। मुझे ड्राइंग्स पूछा है वो, आप 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा ड्राइंग्स है। ये खर्चा बिजनेस का है। मनी विड्रॉन एंड फर्नीचर परचेज फॉर द ऑफिस, मतलब बिजनेस के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, ये बिजनेस की संपत्ति है। ये बिजनेस की क्या है मेरे बच्चों, असेस्ट है। मनी विड्रॉन एंड परचेज फॉर ए पर्सनल यूज, मतलब पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, और आपने क्या खरीदी, कार खरीदी। परचेज ए कार फॉर पर्सनल यूज, ये क्या है, ड्राइंग्स है। ये क्या है मेरे बच्चों, ये ड्राइंग्स है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी। ड्राइंग्स पूछ रहा है तो आपने अपने घर के लिए एक कार खरीदी है, ये क्या है, ड्राइंग्स है। 5 लाख रुपए का, ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, ये ड्राइंग्स कहलाएगा। तो इसका मतलब है ये तीनों
ये क्रेडिटर्स का भुगतान किया, ये खर्चा बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का पेमेंट किया है, आपने माल खरीदा होगा उसका पेमेंट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे बच्चे, लिक्विड असेट्स आर द सेम एज ए करंट असेट्स? नो बच्चों, वो कह रहा है लिक्विड असेट्स आर द सेम एज ए करंट असेट्स। वो कह रहा है लिक्विड असेट्स, तरल संपत्तियां क्या करंट असेट्स की तरह होती हैं? बट दीज आर वन डिफरेंस, केवल एक डिफरेंस होता है। लिक्विड असेट्स में करंट असेट्स पर सुन ध्यान से, करंट असेट्स में क्या आएगा? स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्विड इनकम, ये सब आते हैं करंट असेट्स में। लेकिन लिक्विड असेट्स में दो संपत्तियां नहीं आती। लिक्विड असेट्स में दो प्रकार की संपत्ति नहीं आती है। कौन कौन सी नहीं आती है? लिक्विड असेट्स डू नॉट इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस, लिक्विड असेट्स डू नॉट इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक। यही डिफरेंस है। वो आपसे कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि करंट असेट्स में तो ये आती है, ये करंट असेट्स में ये भी आती है, प्रीपेड भी आता है। करंट असेट्स में स्टॉक भी आता है, प्रीपेड भी आता है, बट लिक्विड असेट्स में ये दोनों चीजें नहीं आती हैं। लिक्विड असेट्स में कौन सी चीज नहीं आती है? केवल ये दोनों चीजें, यही डिफरेंस है। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। आगे देखो, मीनिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, इनका मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर जाना, मतलब हमने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। तो कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, मीनिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, मतलब रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग क्या है? इसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परचेज रिटर्न बोलते हैं। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा 1D। अब आपसे पूछा है फिल इन दी ब्लैंक्स, मार्क्स 10। कह रहा है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड ऑयल वेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिंग असेट्स, आर एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिंग असेट्स। लिख लो बच्चों। अभी भरने के लिए मुझे 1 मिनट रुक जाओ, लिखना पड़ेगा वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं, मतलब वेस्टिंग असेट्स का मतलब होता है वह संपत्तियां जो एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं। जैसे ऑयल वेल, तेल के कुएं, अरे एक दिन तो वो खत्म ही हो जाएंगे। ऐसे ही लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, जो आपके डीडीए के फ्लैट होते हैं वो 99 साल के पट्टे के होते हैं। 99 साल के बाद वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीज होल्ड प्रॉपर्टीज एंड ऑयल वेल को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इस प्रकार की संपत्ति को क्या बोलते हैं? वेस्टिंग असेट्स। मतलब कहने का मतलब है ऐसी संपत्तियां जो उपयोग करते समय एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? इस फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने क्या बताया था आपको? एक फॉर्मूला दिखाया था, मैं यहां रफ वर्क कर रहा हूं, मैं आपको यहां रफ वर्क कर रहा हूं। क्या कि असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान देखो बच्चों। असेट्स माइनस कैपिटल, असेट्स माइनस कैपिटल, अगर ये चीज इधर आएगी तो क्या बचेगी? असेट्स, ये चीज आएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो क्या बचेगा? लायबिलिटीज इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो आपका आंसर क्या होगा? असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। लिखिए लायबिलिटीज। इस फॉर्मूले से आप ये सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि असेट इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि असेट्स में से कैपिटल लेस कर दोगे तो क्या बचेगा? लायबिलिटी बचेगी। असेट्स में से क्या लेस कर दोगे? कैपिटल, कैपिटल इधर आ जाएगी तो क्या बचेगा? लायबिलिटी, ये बच जाएगी।
पढ़िए आगे नेक्स्ट देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेस्ट। आपका आंसर क्या होगा, असेस्ट। ठीक है बच्चों, कैश विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, अगर व्यवसाय के स्वामी द्वारा पैसा जो निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैश विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, व्यवसाय के स्वामी द्वारा बिजनेस से जो पैसा निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ये आपका आंसर होगा DRAWINGS, आहरण। कहता है डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन सा डिस्काउंट किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को तो किताबों में रिकॉर्ड करते हैं इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रही मेरे बच्चे। 6 देखिए, कहता है लायबिलिटी आर शोन एज ए फुटनोट इन द बैलेंस शीट। कह रहा है ऐसी कौन सी लायबिलिटीज है जो बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाई जाती है, उसे उस प्रकार की लायबिलिटी को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। जब बैलेंस शीट बन जाती है उसके नीचे, बैलेंस शीट के नीचे कहां लिखी जाती है, फुटनोट के नीचे, सॉरी बैलेंस शीट के नीचे एज ए फुटनोट के रूप में कौन सी लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज, आकस्मिक दायित्व, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट की डेट पर लायबिलिटी नहीं है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट की डेट पर तो लायबिलिटी नहीं है लेकिन भविष्य में लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। तो इस प्रकार की लायबिलिटी को हम कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे एज ए फुटनोट के रूप में। चलिए, कहता है लायबिलिटीज आर पेड इन विद 1 ईयर। कहता है ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना है उसे क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको कब करना है, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो इस प्रकार की लायबिलिटी को बच्चों क्या बोलते हैं, सर जी करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ रही बच्चों। वेजेस पेड ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज असेस्ट, विल बी ट्रीटेड एज असेस्ट। कह रहा है, वो कह रहा है कि मजदूरी पेड की, हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराई और मजदूरी पे की, तो ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा खर्चा है, ये खर्चा नहीं है, बिल्डिंग को बनवाने में मजदूरी पे की। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मशीन को लाने से लेकर के लगाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सब मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो वो कौन सा खर्चा कराता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कराने में आपने क्या दी बच्चों, मजदूरी दी। क्या दी बच्चों, मजदूरी दी। तो जो मजदूरी दी उस मजदूरी को कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। मतलब बिल्डिंग को निर्माण करने में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, बिल्डिंग को निर्माण करने में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चों को वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगी, मेरी संपत्ति बन जाएगी। असेट्स क्या होती है, वैल्यू बेनिफिट फ्यूचर, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में मिलेगा, उसको बोलते हैं असेस्ट। तो बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग में जो मजदूरी दी, बिल्डिंग बनवाने में जो मजदूरी दी, वो भी एक असेस्ट बन जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, असेस्ट। एक पर्सन, नमा देखिए बच्चों, नमा देखो मेरे बच्चों, ए पर्सन who is able to meet his obligation is called solvent। मतलब एक व्यक्ति जो भुगतान कर रहा है अपनी जिम्मेदारियों का, उसे बोलते हैं, एक होता है इंसॉल्वेंट, जो अपनी जिम्मेदारी का भुगतान नहीं कर पाता उसे बोलते हैं दिवालिया। जो अपनी जिम्मेदारी का, ऑब्लिगेशंस का, दायित्वों का पेमेंट कर रहा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों,
सॉल्वेंट बोलते हैं। जो अपनी जिम्मेदारियों का, जो अपने बोझ का, चिंताओं का पेमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं सोलवेंट। ये व्यक्ति हु एबल टू मीट हिज ऑब्लिगेशन, जो अपनी जिम्मेदारियों का क्या कर रहा है बच्चों, पेमेंट कर रहा है। मीट का मतलब भुगतान करना, उसे क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। क्या रहा है, अगर देखिए एक फॉर ए फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर, एक फर्नीचर का डीलर चेयर खरीदता है, क्योंकि उसका काम ही, उसका ट्रेड है करना, फर्नीचर को खरीदना और बेचना। एंड टेबल इट टर्म्ड एज ए, उसे क्या बोलूंगा बच्चों, कह रहा है एक फर्नीचर इट डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल्स, उसे क्या बोलूंगा, गुड्स। उसे क्या बोलूंगा बच्चों, गुड्स। मेरी दुकान कपड़े की है, पहले मैं कपड़ा खरीदूंगा और फिर बेचूंगा, तो वो क्या माल है। ऐसे ही एक फर्नीचर का डीलर है, कुर्सियां और टेबल खरीदता है और फिर उसको बेचता है रीसेल के लिए, लंबे समय के लिए रखता नहीं है। जो असेट लंबे समय के लिए अपने पास रखी जाती है उसे बोलते हैं असेस्ट। जो पुनः बेचने के लिए खरीदी जाती है, रीसेल कर रहे हो आप, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसे क्या बोलूंगा बच्चों, गुड्स बोलूंगा। कह रहा है ये फर्नीचर जो डीलर है, एक फर्नीचर विक्रेता है जो फर्नीचर में ही ट्रेड करता है, वो क्या खरीद रहा है, चेयर और टेबल खरीद रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा खरीद रहा हूं बेचने के लिए, तो कपड़ा इधर गुड्स, समझ में आ रही है। एक हलवाई है, एक हलवाई है, मैंने रसगुल्ले खरीद लिए, मैंने बर्फी खरीद ली बेचने के लिए, तो एक हलवाई के लिए बर्फी या रसगुल्ले जो खरीदे गए हैं रीसेल करने के लिए, पुनः बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। चलिए बच्चों, अब हम ट्रू फाल्स करते हैं। अब हम ट्रू फाल्स करते हैं बच्चों। इसमें कौन सा सत्य और असत्य है, 10 मार्क्स में देखते हैं बच्चों। रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज ए इनकम, ये आपका आंसर गलत है, ये फॉल्स है। कह रहा है एक रेवेन्यू, क्या उसको रेवेन्यू को इनकम मानते हैं, नहीं। सेल इनकम नहीं होती, सेल इनकम नहीं होती। आपने माल बेचा, अरे माल बेचा इसका मतलब क्या वो उसको मैं इनकम मान लूं, नहीं, ये फॉल्स है। ये कह रहा है स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस, ये बिल्कुल सही है। क्या कहता है कि जो स्टॉक होता है, जो उसका जो स्टॉक, जो माल बच जाता है साल के एंड में, माल जो साल के एंड में बच जाता है, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, आपका आंसर क्या होगा, ट्रू, ये सही है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को बोलते हैं रिलायजेबल वैल्यू। इन दोनों में जो राशि कम होती है उस पर होता है मूल्यांकन, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है थर्ड, कह रहा है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रीपेड एक्सपेंसिव विल नेवर बी रिलाइज एज कैश। वो कह रहा है ये आपका आंसर क्या होगा, टी, ट्रू। ये सही है। कह रहा है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल परिस्थितियों में प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एडवांस दे दिया, सैलरी का एडवांस दे दिया अगले साल के लिए। एक व्यक्ति आए हमारे पास, प्रथम सर जी आए, मेरे से कहते हैं मार्च के महीने में, कहते हैं सर जी मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो सैलरी। तो कहता है विल नेवर बी रिलाइज इन कैश। अरे वो भाई, वो पहले ही वो कैश में मांग रहा है, क्या मैं उससे कैश में रिकवर कर सकता हूं, नहीं। तो ये सही है, विल बी नेवर बी रिलाइज इन कैश, उसको कैश में रिलाइज नहीं कर सकते। तो वो आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है, तो ये सही है, आप उसको कैश में रिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रथम से आगे हमें काम कराना है। अप्रैल के महीने में वो 2 महीने का एडवांस दे गया, वो काम करेगा लेकिन वो हमें कैश में पेमेंट नहीं करेगा। कह रहा नेवर बी रिलाइज इन कैश, वो कैश में कभी रिलाइज नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है।
वो अपनी बहन की शादी के लिए, अपने भाई की शादी के लिए, अपनी शादी के लिए मेरे से एडवांस ले रहा है कि गुरुजी मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की इनकम है महीने की, तो 2 महीने का एडवांस दे रहा, 10 लाख रुपए का मैंने उसे एडवांस दे दिया अप्रैल का और मई का, मार्च के महीने में वो उसका काम करेगा, वो मुझे वापस नहीं करेगा। वो ही कह रहा है नेवर रिलाइज, ये सही है बिल्कुल, वो कैश में रिलाइज नहीं होगा। कोई भी एडवांस आप किसी को दे देते हो वो कैश में रिलाइज नहीं होगा। समझ में आ रही बच्चों? जैसे आपने किराए में का एडवांस दे दिया तो क्या है, वो प्रीपेड है, आपने किराए का एडवांस में भुगतान कर दिया, पढ़िए आगे। कह रहा है इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। यस यस ट्रू, ये बिल्कुल सही है। अभी बताया था बिल्कुल ऊपर, आपको पहला पॉइंट बताया था मैंने, ट्रू है। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। यस, रेवेन्यू अलग है और इनकम अलग है। रेवेन्यू का मतलब सेल को कभी भी इनकम नहीं मानते। जो माल बेचा है वो क्या मेरी इनकम हो गई, उस माल की कॉस्ट नहीं है उसमें। तो कह रहा है रेवेन्यू, कह रहा है इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। यस, सही है बिल्कुल, वो रेवेन्यू से डिफरेंट होती है, अलग होती है। कह रहा है वाउचर इज ए प्रूफ ऑफ ए एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शंस। जो वाउचर होते हैं, ये आपको मैं वाउचर के चैप्टर में कराऊंगा। वाउचर इज ए प्रूफ ऑफ और एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का सपोर्ट में लगाए जाते हैं वाउचर। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। कह रहा है वाउचर इज ए प्रूफ ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये बिल्कुल सही है। कहता है कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। अरे भाई, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड की जाती है। कह रहा है कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये गलत है, ये फॉल्स है। अरे भाई, कैश डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करते हैं, ये कह रहा है रिकॉर्ड नहीं करते, ये तो गलत है। अरे कैश डिस्काउंट को तो हम किताबों में लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। पढ़िए 7, 7वां पढ़िए मेरे बच्चे, 7वां पढ़िए। कह रहा आर लाइब्रेरी वर पेड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्या सभी लाइब्रेरी का एक अकाउंटिंग पीरियड में भुगतान करना होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल बाद भी हो सकती है पेमेंट लाइब्रेरी का। ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी से उधार माल लिया कि उसको 1 साल में भुगतान करना है। तो कह रहा है ऑल लाइब्रेरी आर पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि लाइब्रेरी का पेमेंट आप कभी भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में भुगतान करना है। तो ये क्या है बच्चों? ये फॉल्स है। ये क्या है बच्चों? फॉल्स है। कह रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल बोथ एक्टिविटी आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं, सोशल एक्टिविटी को किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया था। वो कह रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल बोथ एक्टिविटी आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या सोशल और इकोनॉमी को दोनों को रिकॉर्ड किया था? नहीं, फॉल्स है। ये आपका आंसर फॉल्स है। केवल इकोनॉमिक और जो बिजनेस से संबंधित ट्रांजेक्शन होते हैं, केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया था किताबों में, जो इकोनॉमिक पैसे से, मनी से। तो सोशल एक्टिविटीज को किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये कह रहा है इकोनॉमिक सोशल बोथ एक्टिविटी आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। नहीं, केवल इकोनॉमिक को रिकॉर्ड किया जाता है, सोशल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स है, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। केवल इकोनॉमिक को रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए, कहता है फिक्सेशियस एसेट आर शोन इन दी असेट ऑफ बैलेंस शीट। यस, फिक्सेशियस एसेट मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सही है, ये सही है, ट्रू। ये ट्रू है। कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर फॉर परचेज एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। यस, ये सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्रेडिटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने माल के खरीदने पर उधार लिया, आपने माल उधार खरीदा
और एक क्रेडिटर ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आपका जो अकाउंट का टेस्ट जो सेकंड है उसको सॉल्व करवाता हूं। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, 30 क्वेश्चन हैं ये, 30 क्वेश्चन दिए थे बच्चों को। कुछ बच्चों ने काफी 30 में 30 नंबर आए थे। कह रहा है कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी। यस, एक व्यवसाय में 2 प्रकार के व्यक्ति पैसा लगाते हैं, एक तो मालिक स्वयं लगाता है, एक बाहर के व्यक्ति लगाते हैं। जो बाहर के व्यक्ति लगाते हैं, जैसे बैंक ने पैसा लगाया, क्रेडिटर से हमने उधार लिया, उनने पैसा लगाया, वो एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन जो कैपिटल जो लगाती है, कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। स्वामी लगा रहा है, हम तो बिजनेस के आदमी हैं, हमने जो व्यापार खड़ा किया है, तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल लायबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से क्या निकाल लिया? माल निकाल लिया। अगर कैश निकाल लिया, माल निकाल लिया, तो उससे क्या बोलते हैं? व्यवसाय के स्वामी द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा माल निकाल लिया जाता है, काय के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग्स बोलते हैं। ये मेरा आंसर है। तो हमें देख के पता लग गया कि हमारा आंसर बी है, तो बी पर टिक मार दीजिए। कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई अमाउंट मिला या मिलने वाला है, वो रिसीव कहलाता है। रिसीव का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो मुझे मिलने वाला है। अगर मुझे कोई अमाउंट मिला है या मिलने वाला है, वो रिसीव कहलाता है। अगर मुझे कोई अमाउंट असेस को बेचकर अमाउंट मिल रहा है, मैंने कोई संपत्ति बेच दी, उसको बेच करके पैसा आ रहा है, उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीव्ड। अगर मुझे को माल बेच करके पैसा आ रहा है, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, माल को बेचने से जो पैसा आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीव्ड बोलते हैं। अगर यहां पे लिखा होता सेल ऑफ असेस्ड इज, तो होता कैपिटल रिसीव्ड। लेकिन यहां पर हमने क्या बेचा? माल बेचा है, असेस नहीं बेची। अगर मैंने असेस को बेच करके पैसा आता तो वो क्या कहलाता? तो वो कैपिटल रिसीव्ड कहलाता। समझ में आ रही बच्चों? चलिए 4th पॉइंट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब माल के खरीदने पर हमें पैसा पे किया या पैसा पे करना है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? माल के खरीदने पर हमें पैसा पे करना है या पे करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? 4 है आपका आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चौथे का आंसर क्या कहलाएगा बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं असेस को खरीदने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। बट इसके अलावा हम कोई भी खर्चा करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे सैलरी का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, परचेज ऑफ गुड्स, माल के खरीदने पर कोई पेमेंट किया, तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने कोई असेस के खरीदने पर पेमेंट किया, आपने परचेज ऑफ असेस खरीदी और फिर पेमेंट किया, तो वो क्या लाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने यहां पर क्या किया है? आपने यहां पर माल खरीदा है। आपने यहां पर क्या किया बच्चों? माल खरीदा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर आपने यहां पर लिखा होता अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ असेस्ड, तो आपका आंसर होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पर असेस नहीं खरीदी, आपने माल खरीदा है, तो क्या कहलाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। पढ़िए, गुडविल इज ए एन। गुडविल क्या होती है? सर जी गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है। मेरे रसगुल्ले फेमस हो गए, मेरी दुकान चल रही है, एक्सपर्ट फेमस हो गया, मेरी पहचान बन गई,
तो गुडविल क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? एक इंटेंजिबल एसेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या कहलाएगी? इंटेंजिबल एसेट। चलिए बच्चों, पांचवें का डाल लो बी, पांचवें का बी। चलिए अब पढ़िए 6, कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर द गिफ्ट बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है, ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है। सच कौन सा खर्चा? जैसे मैंने विज्ञापन करा दिया, मैंने विज्ञापन करा दिया एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का, और राजीव जैन ने उसका, राजीव जैन इज अ ब्रांड, शाहरुख खान ने विज्ञापन कर दिया 1 करोड़ रुपए का। क्या उसका लाभ केवल 1 साल तक मिलेगा? नहीं। अगर शाहरुख खान विज्ञापन कर रहा है तो उसका लाभ आने वाले कई साल तक मिलता है। तो विज्ञापन क्या होता है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो 1 से ज्यादा साल के लिए बेनिफिट देता है। अगर शाहरुख खान ने, सलमान खान ने एक्सपर्ट का विज्ञापन कर दिया, प्रचार कर दिया, पब्लिसिटी कर दी एक्सपर्ट की, तो सिंपल सी बात है कि इसका लाभ मुझे 1 साल मिलेगा? सर जी बहुत साल तक मिलेगा। तो इस प्रकार जब लाभ मुझको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, जब लाभ मुझे मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका आंसर होगा सी, छठे का सी। समझ में आ रही बच्चों? गुड्स सोल्ड, हमने माल बेचा, हम माल बेच रहे हैं, हमें पैसा लेना है। ए पर्सन हु ओव्स मनी टू ए फर्म, फर्म को देना है। मतलब मैं माल उधार बेच रहा हूं, मतलब मैं माल को उधार बेच रहा हूं, जिसको बेच रहा हूं उसे फर्म को देना है। मैंने माल बेचा तो वो व्यक्ति फर्म को देगा, तो वो क्या कहलाएगा? डेटर। देखिए यही तो शब्दों का खेल है यहां पर। ए पर्सन, एक व्यक्ति हु ओव्स मनी टू ए फर्म, उसने फर्म को देना है, फर्म को देना है मतलब मेरे बिजनेस को देना है, पैसा देना है, क्योंकि माल उधार बेचा था। जब समझ लो बच्चों, मैंने माल बेचा, गुड्स बेचा, तो माल गया, किसे बेचा? इसको बेचा, तो ये फर्म को देगा पैसे, क्योंकि उधार बेचा है। तो जिसको बेचा है उसे क्या बोलते हैं? डेटर्स। समझ में आ रही बच्चों? यहां पर क्या है? आठवां क्या है? ए पर्सन टू हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स, उधार माल खरीदा। ए पर्सन टू हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म, के द्वारा उधार लिया है। ये फर्म है, फर्म ने माल खरीदा, माल खरीदा, ये व्यक्ति है, एक पर्सन है, हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म, फर्म के द्वारा उधार लिया गया है। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदा है, उसे क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। उसे क्या बोलूंगा बच्चों? क्रेडिटर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब है इसको पैसा देना, फर्म पैसा देगी। ओव्ड बाय ए फर्म, फर्म ने उधार लिया है, ओव्ड बाय ए फर्म, तो फर्म पैसा देगी। तो इस व्यक्ति को क्या बोलूंगा अकाउंट्स में? क्रेडिटर्स। जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, उसको बोलते हैं सप्लायर। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लायर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये सही हुआ? ये थोड़ी कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन नंबर 9, परचेज रेफर टू परचेज, कह रहा है परचेज रेफर टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। परचेज रेफर टू परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल, ऐसा माल जो पुनः बेचने के लिए खरीदा जाता है। गुड फॉर रीसेल, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं कारपेंटर हूं और मैं फर्नीचर बनाता हूं, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा। कह रहा है परचेज रेफर टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जो पुनः बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे बोलते हैं परचेज। उसे क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं, माल बोलते हैं। ऐसा माल, ऐसी वस्तु जो पुनः बेचने के लिए खरीदी जाती है
गुड फॉर रीसेल, उसको क्या बोलते हैं? परचेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? गुड फॉर रीसेल। कहता है ए लायबिलिटी एराइज, एक लायबिलिटी एराइज होती है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से। हमें पैसा देना है। एक चिंता, बोझ कब आएगा? एक चिंता कब आएगी, एक बोझ मेरे सर पर कब आएगा? जब मैं कोई उधार माल खरीदूंगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। कैश ट्रांजेक्शन पर लायबिलिटी नहीं आती है। तो 10 का बी आंसर है। कहता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। कहता है स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। पहला सही है, 12 का ए, 12 का ए। जो स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है वो कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये आपको याद कर लो, ये आगे आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये याद कर लो। बैंक ड्राफ्ट कह रहा है 13। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसका पेमेंट हमको शॉर्ट पीरियड में करना होता है विद इन 1 ईयर। समझ में आ रही बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट का 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। मतलब इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग समझ लो कि बैंक में आपका जितना फंड है, बैंक में जितना आपका फंड है उससे ज्यादा आप पैसा फर्म से निकाल लेते हो, बैंक से निकाल लेते हो, तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। समझ में आ रही है? और ये क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाता है। पढ़िए 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। फर्नीचर खरीदा, कागज खरीदा बिजनेस के लिए, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी दी, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वो कह रहा है नॉट, यहां पे क्या लग रखा है? नॉट, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ये आपका आंसर है। आपका आंसर कौन सा बच्चों? कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट 10,000 फॉर ए डोमेस्टिक यूज। मतलब घर के लिए बैंक से पैसा निकाला पर्सनल बैंक अकाउंट से। यार मैं एक बात बताओ, मैं अपने घर बैंक से पैसा निकाल रहा हूं अपने घर के लिए, तो बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। अगर मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं, काय के लिए निकाल रहा हूं? पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं, डोमेस्टिक यूज के लिए निकाल रहा हूं, घर के प्रयोग के लिए निकाल रहा हूं, तो वो क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता। बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता। आपका आंसर होगा 14C। आपका आंसर क्या होगा? 14C। 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट। इनमें से फिक्स एसेट नहीं है। अब पहले ये देखो, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, प्लान भी फिक्स एसेट है, गुडविल भी फिक्स एसेट है, गुडविल भी फिक्स एसेट है। लेकिन बैंक में जो पैसा है वो फिक्स एसेट नहीं है। बैंक में जो पैसा है वो फिक्स एसेट नहीं है। बैलेंस भी बैंक, ये करंट एसेट है। ये क्या है? ये करंट एसेट। ये ए, बी और सी ये क्या होती है? फिक्स एसेट। वो कह रहा है इनमें से कौन सा फिक्स एसेट नहीं है, इनमें से कौन सी स्थायी संपत्ति नहीं है? बैलेंस विद बैंक, बैंक में जो बैलेंस है वो क्या है? फिक्स एसेट नहीं है। समझ में आ रही है? पढ़िए आगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इनमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। अब बताओ बच्चों, लॉन्ग टर्म, एक बात और, टर्म लोन
ये भी लंबे समय के लिए होता है। कैपिटल भी व्यवसाय में लंबे समय की लगाई जाती है और डिवेंचर भी लंबे समय की लगाया जाता है। वो कह रहा है कौन सा इनमें से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, नॉट लगा हुआ, नॉट। ये तीनों बी, डी और सी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो लंबे समय की लगाया था। ये तीनों लॉन्ग टर्म है, बी, डी और सी। लेकिन क्रेडिटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं। तो आपका आंसर ये होगा। वो कह रहा है इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी है? क्रेडिटर्स इज ए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्रेडिटर्स का पेमेंट आपको विद इन ईयर करना होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज है। पढ़िए 17वां देखिए मेरे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, इनमें से कौन सा गुड्स है? मशीन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो? सेल कर रहे हो, सेल के लिए मशीन बना रहे हो और फिर सेल कर रहे हो, ये भी गुड्स है। फर्नीचर परचेज कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो? सेल के लिए। जो सेल के लिए कर रहे हो वो क्या है? वो गुड्स होते हैं। तो ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज, अगर आपकी किताबों की दुकान है और आप बुक्स और स्टेशनरी खरीद रहे हो, काहे के लिए कर? बाय ए बुक सेलर, बुक जो दुकान को, बुक सेलर मतलब किताबों को बेचने वाला, क्या खरीदता है? स्टेशनरी खरीदता है, बुक्स खरीदता है। तो उस बुक सेलर के लिए क्या है? ये भी माल है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये सारे ही माल हैं। तो आपका आंसर होगा ऑल द एबव। ये आपका आंसर होगा डी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेस्ट, कह रहा है इसमें से असेस्ट कौन सी है? सिंपल सी बात है, ये मशीनरी असेस्ट है। मशीनरी क्या है? ये असेस्ट नहीं है, परचेज, ये खर्चा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है और सेल्स रिटर्न, ये भी क्या है? बिका हुआ माल वापस आ गया, तो ये भी मेरा असेस्ट नहीं है। तो मेरी असेस्ट कौन सी है? ए, 18 ए। पढ़िए आगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटीज, इनमें से लायबिलिटी कौन सी है? अरे भाई फर्नीचर तो असेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, स्टॉक मेरी असेस्ट है। तो मेरी लायबिलिटी कौन सी है? रेंट पेबल, किराया देना है। चिंता है, बोझ है मेरे पे किराए का, मुझे किराया देना है। किराया देना है मतलब लायबिलिटीज है, भविष्य में पेमेंट करना है। लायबिलिटी मतलब वैल्यू जिसका हमें पेमेंट फ्यूचर में करना है। ठीक है बच्चों, किराए का पेमेंट कब करना है आपको? फ्यूचर में करना है। 19वां, किराया पे करना है, कब करना है? फ्यूचर में। समझ में आ रही बच्चों? पढ़िए आगे। तो आपको 18वें का आंसर समझ में आ गया बच्चों? रेंट पेबल। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू, कह रहा है इसमें से रेवेन्यू कौन सा है? इनमें से रेवेन्यू कौन सा है? सेल्स इज द रेवेन्यू, सेल्स इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स होती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस, इसमें से खर्चा कौन सा नहीं है? ये खर्चा है, सैलरी खर्चा है, बिजली का बिल खर्चा है, रेंट खर्चा है। कह रहा है इसमें से खर्चा कौन सा नहीं है? ये फर्नीचर आपने इसका बेनिफिट कब उठाओगे? भविष्य में उठाओगे। तो फर्नीचर जो है ये खर्चा नहीं है, ये असेस्ट है। फर्नीचर खर्चे कौन कौन से होते हैं? ये एक, बी, डी और सी, ये तीनों खर्चे हैं। कह रहा इसमें से खर्चा कौन सा नहीं है? क्या फर्नीचर खरीदा ये खर्चा है? अरे फर्नीचर तो खरीद लिया, उसका यूज कब करेंगे? भविष्य में लाभ उठाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? असेस्ट बोलते हैं। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। 22वां देखिए, 22वां देखो बच्चों, क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये इसका आंसर ये है, आपने उधार माल खरीदा, आपने क्या खरीदा? माल खरीदा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। प्रोप्राइटर परचेज कार फॉर ओन यूज, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सेल ऑफ पर्सनल असेट्स बाय द प्रोप्राइटर, स्वामी के द्वारा एक पर्सनल असेट को बेच दिया,
सेल ऑफ पर्सनल असेस्ट बाय द प्रोप्राइटर, मालिक के द्वारा पर्सनल असेस्ट को सेल कर दिया। अरे मेरी असेस्ट है, मेरी अपनी असेस्ट है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं सेल कर रहा हूं, उसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सेल कर रहा हूं। वो पूछा इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, केवल एक जो है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रही बच्चों? चलिए आपको यह पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रही है? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, और ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन तो है। क्या एम्प्लॉय को डिसमिस करना मनी है? क्या इसका मनी में मूल्यांकन कर सकते हो आप? नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे, इसको मनी में मूल्यांकन नहीं कर सकते। बिजनेस को एम्प्लॉय को निकाल दिया, डिसमिस कर दिया। चलिए बच्चों, अब मैं आपका जो अकाउंट का टेस्ट जो सेकंड है उसको सॉल्व करवाता हूं। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, 30 क्वेश्चन हैं ये, 30 क्वेश्चन दिए थे बच्चों को। कुछ बच्चों ने काफी 30 में 30 नंबर आए थे। कह रहा है कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी। यस, एक व्यवसाय में दो प्रकार के व्यक्ति पैसा लगाते हैं, एक तो मालिक स्वयं लगाता है, एक बाहर के व्यक्ति लगाते हैं। जो बाहर के व्यक्ति लगाते हैं, जैसे बैंक ने पैसा लगाया, क्रेडिटर से हमने उधार लिया, उनने पैसा लगाया, वो एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन जो कैपिटल जो लगाती है, कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। स्वामी लगा रहा है, हम तो बिजनेस के आदमी हैं, हमने जो व्यापार खड़ा किया है, तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। कह रहा है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से क्या निकाल लिया, माल निकाल लिया। अगर कैश निकाल लिया, माल निकाल लिया, तो उससे क्या बोलते हैं, व्यवसाय के स्वामी द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा माल निकाल लिया जाता है, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइंग्स बोलते हैं। ये मेरा आंसर है। तो हमें देख के पता लग गया कि हमारा आंसर बी है, तो बी पर टिक मार दीजिए। कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई अमाउंट मिला या मिलने वाला है वो रिसीव्ड कहलाता है। रिसीव्ड का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो मुझे मिलने वाला है। अगर मुझे कोई अमाउंट मिला है या मिलने वाला है वो रिसीव्ड कहलाता है। अगर मुझे कोई अमाउंट असेट्स को बेचकर अमाउंट मिल रहा है, मैंने कोई संपत्ति बेच दी, उसको बेच करके पैसा आ रहा है, उससे बोलते हैं कैपिटल रिसीव्ड। अगर मुझे को माल बेच करके पैसा आ रहा है तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, माल को बेचने से जो पैसा आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड बोलते हैं। अगर यहां पे लिखा होता सेल ऑफ असेट इज, तो होता कैपिटल रिसीव्ड। लेकिन यहां पर हमने क्या बेचा, माल बेचा है, असेट्स नहीं बेची। अगर मैंने असेट्स को बेच करके पैसा आता तो वो क्या कहलाता, तो वो कैपिटल रिसीव्ड कहलाता। समझ में आ रही बच्चों? चलिए फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब माल के खरीदने पर हमें पैसा पे किया या पैसा पे करना है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, माल के खरीदने पर हमें पैसा पे करना है या पे करेंगे, उसे क्या बोलते हैं। 4 है आपका आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चौथे का आंसर क्या कहलाएगा बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं असेट्स को खरीदने के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। बट इसके अलावा हम कोई भी खर्चा करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे सैलरी का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, परचेज ऑफ गुड्स, माल के खरीदने पर कोई पेमेंट किया, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने कोई असेट्स के खरीदने पर पेमेंट किया, आपने परचेज ऑफ असेट्स खरीदी और फिर पेमेंट किया,
तो वो क्या लाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने यहां पर क्या किया है, आपने यहां पर माल खरीदा है, आपने यहां पर क्या किया बच्चों, माल खरीदा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर आपने यहां पे लिखा होता अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ असेस्ट, तो आपका आंसर होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पर असेस्ट नहीं खरीदी, आपने माल खरीदा है, तो क्या कहलाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। पढ़िए, गुडविल इज ए एन, गुडविल क्या होती है सर जी, गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है। मेरे रसगुल्ले फेमस हो गए, मेरी दुकान चल रही है, एक्सपर्ट फेमस हो गया, मेरी पहचान बन गई, तो गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एक इंटेंजिबल एसेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या कहलाएगी, इंटेंजिबल एसेट। चलिए बच्चों, पांचवें का डाल लो बी, पांचवें का बी। चलिए अब पढ़िए 6, कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर द गिफ्ट बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है, ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है। सच कौन सा खर्चा, जैसे मैंने विज्ञापन करा दिया, मैंने विज्ञापन करा दिया एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का, और राजीव जैन ने उसका, राजीव जैन इज अ ब्रांड, शाहरुख खान ने विज्ञापन कर दिया 1 करोड़ रुपए का, क्या उसका लाभ केवल 1 साल तक मिलेगा? नहीं। अगर शाहरुख खान विज्ञापन कर रहा है तो उसका लाभ आने वाले कई साल तक मिलता है। तो विज्ञापन क्या होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो 1 से ज्यादा साल के लिए बेनिफिट देता है। अगर शाहरुख खान ने, सलमान खान ने एक्सपर्ट का विज्ञापन कर दिया, प्रचार कर दिया, पब्लिसिटी कर दी एक्सपर्ट की, तो सिंपल सी बात है कि इसका लाभ मुझे 1 साल मिलेगा, सर जी बहुत साल तक मिलेगा। तो इस प्रकार जब लाभ मुझको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, जब लाभ मुझे मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका आंसर होगा सी, छठे का सी। समझ में आ रही बच्चों? कहता है ए पर्सन हु ओव्स मनी टू ए फर्म, एक व्यक्ति हु ओव्स मनी टू ए फर्म, एक व्यक्ति जो फर्म को उधार देता है अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, माल के अगेंस्ट, इज कॉल्ड ए डेटर्स। एक व्यक्ति हु ओव्स मनी टू ए फर्म, नहीं, क्या करा है, एक व्यक्ति हु ओव्स मनी टू ए फर्म, जो फर्म को देता है। तो जो फर्म को देता है, यहां पे अंडरलाइन कर लो बच्चों, यहां बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, साथ में अंडरलाइन कर लो कि एक व्यक्ति फर्म को लोन दे रहा है, फर्म को उधार दे रहा है, ए पर्सन हु ओव्स, उधार दे रहा है, मनी टू ए फर्म, फर्म को दे रहा है। जैसे ये व्यक्ति है, माल खरीदा, गुड्स खरीदा, उधार खरीदा, किससे खरीदा, उधार खरीदा, तो ये कौन कहलाएगा, क्रेडिटर्स। जिससे हम माल उधार खरीद रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। जो फर्म को उधार दे रहा है, मेरे एक्सपर्ट क्लॉथ हाउस को क्या दे रहा है, उधार दे रहा है, मेरी फर्म को, ये फर्म है, ये मेरा बिजनेस है, इसको उधार दे रहा है, काय के अगेंस्ट दे रहा है, माल के अगेंस्ट। उसने हमको माल बेचा, मतलब मैंने माल खरीदा, तो वो जो जिससे मैं खरीदा हूं वो क्या कहलाएगा, सप्लायर, क्रेडिटर्स। मुझे पैसा देना है, बोझ आ गया, चिंता आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेडिटर्स बोलते हैं। कह रहा है ए पर्सन टू हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म, एक व्यक्ति टू हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म, फर्म के द्वारा उधार लिया गया है। फॉर परचेज गुड्स इज कॉल्ड, बहुत ध्यान से बच्चों, 8वां देखिए, 8 देखिए, 8
हेलो, मैं कुछ गलत बोल गया हूं, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर बड़ी कंफ्यूजन है, यहां पर बड़ी कंफ्यूजन है। पहले ठीक करो बच्चों इसको, इसको ठीक करिए। चलिए, देखिए, ए पर्सन हु ओव्स मनी टू ए फर्म, एक व्यक्ति कह रहा है ए पर्सन हु ओव्स मनी टू ए फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड, एक व्यक्ति को फर्म के द्वारा माल बेचा, एक व्यक्ति हु ओव्स मनी टू ए फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ए डेटर्स। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डेटर्स बोलते हैं। ऐसा इंसान जिसको मैंने गुड्स बेचे, ऐसा इंसान जिसको मैंने गुड्स बेचे, उसको मुझे पैसा देना है, मैंने उसे उधारी पर माल बेचा है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। गुड्स सोल्ड, हमने माल बेचा, हम माल बेच रहे हैं, हमें पैसा लेना है। ए पर्सन हु ओव्स मनी टू ए फर्म, फर्म को देना है, मतलब मैं माल उधार बेच रहा हूं, मतलब मैं माल को उधार बेच रहा हूं, जिसको बेच रहा हूं उसे फर्म को देना है। मैंने माल बेचा तो वो व्यक्ति फर्म को देगा, तो वो क्या कहलाएगा? डेटर। देखिए, यही तो शब्दों का खेल है यहां पर। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु ओव्स मनी टू ए फर्म, उसने फर्म को देना है, फर्म को देना है, मतलब मेरे बिजनेस को देना है, पैसा देना है, क्योंकि माल उधार बेचा था। क्या समझ लो बच्चों, मैंने माल बेचा, गुड्स बेचा, तो माल गया, किसे बेचा? इसको बेचा, तो ये फर्म को देगा पैसे, क्योंकि उधार बेचा है। तो जिसको बेचा है उसे क्या बोलते हैं? डेटर्स। समझ में आ रही बच्चों? यहां पर क्या है? आठवां क्या है? ए पर्सन टू हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स, उधार माल खरीदा। ए पर्सन टू हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म, के द्वारा उधार लिया है। ये फर्म है, फर्म ने माल खरीदा, माल खरीदा, ये व्यक्ति है, एक पर्सन है, हुम मनी इज ओव्ड बाय ए फर्म, फर्म के द्वारा उधार लिया गया है। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदा है, उसे क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। उसे क्या बोलूंगा बच्चों? क्रेडिटर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब है इसको पैसा देना, फर्म पैसा देगी। ओव्ड बाय ए फर्म, फर्म ने उधार लिया है, ओव्ड बाय ए फर्म, तो फर्म पैसा देगी। तो इस व्यक्ति को क्या बोलूंगा अकाउंट्स में? क्रेडिटर्स। जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, उसको बोलते हैं सप्लायर। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लायर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये सही हुआ? ये थोड़ी कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन नंबर 9, परचेज रेफर टू परचेज, कह रहा है परचेज रेफर टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। परचेज रेफर टू परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल, ऐसा माल जो पुनः बेचने के लिए खरीदा जाता है। गुड फॉर रीसेल, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं कारपेंटर हूं और मैं फर्नीचर बनाता हूं, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा। कह रहा है परचेज रेफर टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जो पुनः बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे बोलते हैं परचेज। उसे क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं, माल बोलते हैं। ऐसा माल, ऐसी वस्तु जो पुनः बेचने के लिए खरीदी जाती है, गुड फॉर रीसेल, उसको क्या बोलते हैं? परचेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? गुड फॉर रीसेल। कहता है ए लायबिलिटी एराइज, एक लायबिलिटी एराइज होती है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से, हमें पैसा देना है। एक चिंता, बोझ कब आएगा? एक चिंता कब आएगी, एक बोझ मेरे सर पर कब आएगा? जब मैं कोई उधार माल खरीदूंगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन पर लायबिलिटी नहीं आती है। तो 10 का बी आंसर है। कहता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल।
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। कहता है स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। पहला सही है, 12 का ए, 12 का ए। जो स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है वो कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये आपको याद कर लो, ये आगे आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये याद कर लो। बैंक ड्राफ्ट कह रहा है 13। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसका पेमेंट हमको शॉर्ट पीरियड में करना होता है, विद इन 1 ईयर। समझ में आ रही बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट का 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। मतलब इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग समझ लो कि बैंक में आपका जितना फंड है, बैंक में जितना आपका फंड है उससे ज्यादा आप पैसा फर्म से निकाल लेते हो, बैंक से निकाल लेते हो, तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। समझ में आ रही है? और ये क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाता है। पढ़िए 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। फर्नीचर खरीदा, कागज खरीदा बिजनेस के लिए, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी दी, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वो कह रहा है नॉट, यहां पे क्या लग रखा है? नॉट, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ये आपका आंसर है। आपका आंसर कौन सा बच्चों? कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट 10,000 फॉर ए डोमेस्टिक यूज। मतलब घर के लिए बैंक से पैसा निकाला, पर्सनल बैंक अकाउंट से। यार मैं एक बात बताओ, मैं अपने घर बैंक से पैसा निकाल रहा हूं अपने घर के लिए, तो बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। अगर मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं, काय के लिए निकाल रहा हूं? पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं, डोमेस्टिक यूज के लिए निकाल रहा हूं, घर के प्रयोग के लिए निकाल रहा हूं, तो वो क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता। बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता। आपका आंसर होगा 14C। आपका आंसर क्या होगा? 14C। 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट। इनमें से फिक्स एसेट नहीं है। अब पहले ये देखो, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, प्लांट भी फिक्स एसेट है, गुडविल भी फिक्स एसेट है, गुडविल भी फिक्स एसेट है। लेकिन बैंक में जो पैसा है वो फिक्स एसेट नहीं है। बैंक में जो पैसा है वो फिक्स एसेट नहीं है। बैलेंस भी बैंक, ये करंट एसेट है। ये क्या है? ये करंट एसेट। ये ए, बी और सी ये क्या होती है? फिक्स एसेट। वो कह रहा है इनमें से कौन सा फिक्स एसेट नहीं है, इनमें से कौन सी स्थायी संपत्ति नहीं है? बैलेंस विद बैंक, बैंक में जो बैलेंस है वो क्या है? फिक्स एसेट नहीं है। समझ में आ रही है? पढ़िए आगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इनमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। अब बताओ बच्चों, लॉन्ग टर्म, एक बात और, टर्म लोन ये भी लंबे समय के लिए होता है। कैपिटल भी व्यवसाय में लंबे समय की लगाई जाती है और डिवेंचर भी लंबे समय की लगाया जाता है। वो कह रहा है कौन सा इनमें से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? नॉट लगा हुआ, नॉट। ये तीनों बी, डी और सी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो लंबे समय की लगाया था। ये तीनों लॉन्ग टर्म है, बी, डी और सी। लेकिन क्रेडिटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होते हैं। तो आपका आंसर ये होगा। वो कह रहा है इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी है? क्रेडिटर्स इज ए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी।
क्रेडिटर्स का पेमेंट आपको विद इन ईयर करना होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है। पढ़िए 17वां देखिए मेरे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, इनमें से कौन सा गुड्स है। मशीन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल के लिए मशीन बना रहे हो और फिर सेल कर रहे हो, ये भी गुड्स है। फर्नीचर परचेज कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो, सेल के लिए। जो सेल के लिए कर रहे हो वो क्या है, वो गुड्स होते हैं। तो ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज, अगर आपकी किताबों की दुकान है और आप बुक्स और स्टेशनरी खरीद रहे हो, काय के लिए कर, बाई ए बुक सेलर, बुक जो दुकान को, बुक सेलर मतलब किताबों को बेचने वाला, क्या खरीदता है, स्टेशनरी खरीदता है, बुक्स खरीदता है। तो उस बुक सेलर के लिए क्या है, ये भी माल है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये सारे ही माल हैं। तो आपका आंसर होगा ऑल द एबव, ये आपका आंसर होगा डी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेस्ट, कह रहा है इसमें से असेस्ट कौन सी है। सिंपल सी बात है, ये मशीनरी असेस्ट है। मशीनरी क्या है, ये असेस्ट नहीं है, परचेज, ये खर्चा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, और सेल्स रिटर्न, ये भी क्या है, बिका हुआ माल वापस आ गया, तो ये भी मेरा असेस्ट नहीं है। तो मेरी असेस्ट कौन सी है, ए 18 ए। पढ़िए आगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटीज, इनमें से लायबिलिटी कौन सी है। अरे भाई फर्नीचर तो असेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, स्टॉक मेरी असेस्ट है। तो मेरी लायबिलिटी कौन सी है, रेंट पेबल, किराया देना है। चिंता है, बोझ है मेरे पे किराए का, मुझे किराया देना है। किराया देना है मतलब लायबिलिटीज है, भविष्य में पेमेंट करना है। लायबिलिटी मतलब वैल्यू जिसका हमें पेमेंट फ्यूचर में करना है। ठीक है बच्चों, किराए का पेमेंट कब करना है आपको, फ्यूचर में करना है। 19वां, किराया पे करना है, कब करना है, फ्यूचर में। समझ में आ रही बच्चों, पढ़िए आ गए। तो आपको 18वें का आंसर समझ में आ गया बच्चों, रेंट पेबल। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू, कह रहा है इसमें से रेवेन्यू कौन सा है, इनमें से रेवेन्यू कौन सा है। सेल्स इज द रेवेन्यू, सेल्स इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स होती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस, इसमें से खर्चा कौन सा नहीं है। ये खर्चा है, सैलरी खर्चा है, बिजली का बिल खर्चा है, रेंट खर्चा है। कह रहा है इसमें से खर्चा कौन सा नहीं है। ये फर्नीचर आपने इसका बेनिफिट कब उठाओगे, भविष्य में उठाओगे। तो फर्नीचर जो है ये खर्चा नहीं है, ये असेस्ट है। फर्नीचर खर्चे कौन कौन से होते हैं, ये ए, बी, डी और सी, ये तीनों खर्चे हैं। कह रहा है इसमें से खर्चा कौन सा नहीं है। क्या फर्नीचर खरीदा ये खर्चा है, अरे फर्नीचर तो खरीद लिया, उसका यूज कब करेंगे, भविष्य में लाभ उठाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, असेस्ट बोलते हैं। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। 22वां देखिए, 22वां देखो बच्चों, क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये इसका आंसर ये है, आपने उधार माल खरीदा, आपने क्या खरीदा, माल खरीदा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। प्रोप्राइटर परचेज कार फॉर ओन यूज, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सेल ऑफ पर्सनल असेट्स बाय द प्रोप्राइटर, स्वामी के द्वारा एक पर्सनल असेट को बेच दिया। सेल ऑफ पर्सनल असेट्स बाय द प्रोप्राइटर, मालिक के द्वारा पर्सनल असेट्स को सेल कर दिया। अरे मेरी असेट्स है, मेरी अपनी असेट्स है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं सेल कर रहा हूं, उसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सेल कर रहा हूं। वो पूछा इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, केवल ए एक जो है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रही बच्चों, चलिए आपको यह पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रही है, तो
ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, और ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन तो है। क्या एम्प्लॉय को डिसमिस करना मनी है? क्या इसका मनी में मूल्यांकन कर सकते हो आप? नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे, इसको मनी में मूल्यांकन नहीं कर सकते। बिजनेस को, एम्प्लॉय को निकाल के डिसमिस कर दिया। चलिए बच्चों, कह रहा है नेचर ऑफ कैपिटल इज ए लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे लायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ रही है? ये आपका आंसर होगा 23 का बी। जो व्यवसाय, एक व्यवसाय के लिए कैपिटल क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। पढ़िए, कह रहा है सेल इज रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू। कह रहा है जो सेल है वो कब रिकॉग्नाइज होगी? एज ए रेवेन्यू के रूप में। मतलब आपका आंसर है बी। मतलब एट द पॉइंट ऑफ सेल, जब सेल होगी, और जब सेल का मतलब माल दुकान से उठ गया, मैंने सर्विस दे दी, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, मैंने ज्ञान दे दिया, तब वो क्या मानी जाएगी? सेल इज रिकॉग्नाइज एज ए रेवेन्यू। उस सेल को कब रेवेन्यू माना जाएगा? जब माल मेरे पास से दुकान से चला गया, मैंने सर्विस दे दी, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। ये मेरा आंसर होगा बच्चों। नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज एन असेस्ड। ये आपका आंसर है। कह रहा है नेचर ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का नेचर क्या है? एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, उसे क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम बोलते हैं। वो मेरी असेस्ड है, वो मुझे पैसा फ्यूचर में मिलेगा। एक्रूड इनकम का पैसा मुझे कब मिलेगा? फ्यूचर में। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, मैंने ज्ञान दे दिया, फीस नहीं आई, तो वो क्या? वो मेरी असेस्ड है। वो पैसा कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। कहता है ट्रेड डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपका आंसर क्या होगा? 26 का बी। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 26 का बी। चलिए आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल करेक्टर। जो फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है, आपका आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है। परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, आपने असेट खरीदी, ये भी फाइनेंशियल करेक्टर का है। परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश, आपने असेट खरीदी कैश में, ये भी फाइनेंशियल करेक्टर का है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस, बिजनेस से पैसा निकाला, ये भी फाइनेंशियल करेक्टर का है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई, कंपनी के कर्मचारी द्वारा स्ट्राइक कर दी, ये फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है। इज नॉट ए फाइनेंशियल करेक्टर। जो फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है तो क्या है? स्टॉक बाय एम्प्लॉई, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। तो आपका आंसर क्या होगा? 27 का डी। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 27 का डी। समझ में आ रही है? बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन इसको हम मनी में टर्म्स में मीजर नहीं कर सकते। बिजनेस से संबंधित तो है, समझ में आ रही है, लेकिन इसको हम मनी टर्म्स में मीजर नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी खरीदी। असेस्ट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का की असेस्ट। गुड्स फॉर रीसेल, मतलब 28 का सी, जो माल उन्हें बेचने के लिए खरीदा जाता है वो कहलाता है परचेज। कह रहा है परचेज टू दी बाइंग ऑफ
माल जो खरीदा जाता है काय के लिए, रीसेल के लिए। तो 28 का सी आंसर है आपका। समझ में आ रही बच्चों? कहता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर टू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर टू रेवेन्यू अर्न्ड बाय फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस को ऑपरेट करने से जो रेवेन्यू आ रहा है वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने से, बिजनेस को चलाने से जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कह रहा है रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस को चलाने से जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे मैंने सेल कर दी, जैसे एक्सपर्ट को सेंटर में फीस आ रही है, वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस को चलाने से, एक्सपर्ट को चलाने से जो फीस आ रही है वो रेवेन्यू फ्रॉम अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। समझ में आ रही बच्चों? कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग असेस्ड, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 29A। आउट ऑफ द फॉलोइंग असेस्ड व्हिच वन इज नॉट ए इंटेंजिबल असेस्ड। आउट ऑफ द फॉलोइंग असेस्ड व्हिच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल असेस्ड। इसमें से इंटेंजिबल असेस्ड कौन सी नहीं है? ए, ये इंटेंजिबल असेस्ड नहीं है। जो इंटेंजिबल असेस्ड मतलब असेस्ड दो प्रकार की होती है जिसको हम छू सकते हैं, टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इसमें से इंटेंजिबल असेस्ट नहीं, मतलब कौन सी टेंजिबल असेस्ट है जिसको हम छू सकते हैं? ये वाली मशीन। आपसे कह रहा है नॉट ए इंटेंजिबल असेस्ट, इनमें से कौन सी इंटेंजिबल असेस्ट नहीं है? इनमें से कौन सी इंटेंजिबल असेस्ट नहीं है? गुडविल टेंजिबल इंटेंजिबल असेस्ट है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, पेटेंट, ट्रेडमार्क और गुडविल भी, ये सब क्या है? ये इंटेंजिबल है। वो कह रहा है इनमें से कौन सी इंटेंजिबल असेस्ट नहीं है, मतलब टेंजिबल असेस्ट कौन सी जिसको हम छू सकते हैं? तो मशीन क्या है, उसको हम छू सकते हैं, ये क्या है? ये टेंजिबल असेस्ट है। अब एक क्वेश्चन दिया था मैंने, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर असेस्ड। इनमें से कौन सी असेस्ड है, कौन सी लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो लिखिए बच्चों कैसे लिखना है, उसका आंसर बोर्ड में है। चलिए बच्चों देखिए, कह रहा है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर असेस्ड। कह रहा है आपको बताना है इनमें से कौन सी असेस्ड है। ए, इसमें कौन सी लायबिलिटीज है ये बताना है आपको, कैपिटल कौन सी है, रेवेन्यू कौन सी है फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको बताना है, कैसे बताना है? जैसे ए, तो लिखिए ए का आंसर। ए का आंसर लिखिए, मशीन हमारी क्या है? मशीन हमारी असेस्ड है। वो आपसे यही तो पूछ रहा है कि मशीन क्या है? मशीन हमारी संपत्ति है। तो लिखिए आपका आंसर ऐसे होगा, असेस्ड, ए का आंसर। अब देखिए बी में, बी में क्या है? परचेज। अब आपको बताना है कि परचेज क्या है। अब आपको देख के बताना है कि परचेज क्या है। सर जी परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। परचेज क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस। तो लिखिए परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। सी, स्टॉक, मेरे पास जो स्टॉक है वो क्या है? मेरी असेस्ट है। क्या है मेरी बच्चों? असेस्ट। स्टॉक जो माल है उसका हम कब बेचेंगे? फ्यूचर में बेचेंगे। फ्यूचर में हमसे बेचने से पैसा आएगा। तो स्टॉक मेरी क्या है? ये असेस्ट है। स्टॉक क्या है? मेरा असेस्ट है। समझ में आ रही बच्चों? डी, डी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटीज है। क्रेडिटर क्या है बच्चों? लायबिलिटीज है। ई, ई कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल है। कैपिटल क्या है? कैपिटल तो कैपिटल है। एफ, सैलरी पेड टू ए क्लर्क। क्लर्क को सैलरी दी, ये क्या है? एक्सपेंसेस है। क्लर्क को क्या दी? सैलरी। ये क्या है? खर्चा है। क्या है? खर्चा है।
क्लर्क को दी जाने वाली सैलरी क्या है? खर्चा है। ठीक है बच्चों, क्लर्क को दी जाने वाली सैलरी क्या है? खर्चा है। जी, सेल्स, सेल्स क्या है? सेल्स, सेल्स क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स क्या है बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एच, एच देखो, एच फर्नीचर, फर्नीचर मेरी क्या? असेस्ट है। फर्नीचर मेरा क्या है बच्चों? असेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या है? ब्याज मिल रही है, इंटरेस्ट प्राप्त हो रही है, ये क्या है? मेरी रेवेन्यू है, रेवेन्यू है। आई, ये रेवेन्यू है। आई मेरा क्या है? रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। रेवेन्यू क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो मैंने बिजनेस से नहीं कमाई है, बिजनेस से कमाई है, वो क्या होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो मैंने किसी अदर सोर्स से कराई है, जैसे डिविडेंड मिल गया, ब्याज मिल गई, किराया मिल गया, ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो रेवेन्यू मुझे क्या हो रहा है? ब्याज मिल रहा है, तो इसको मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इसका काम नहीं करता, मैं ब्याज बट्टे का काम नहीं करता। मेरी कपड़े की दुकान है और कपड़े में सेल हो रही है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरी कपड़े की दुकान है और मैंने पैसा किसी को उधार दे दिया और फिर मुझे ब्याज मिल रहा है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इसे कहाँ लिखूंगा? ये रेवेन्यू कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये रेवेन्यू कहलाएगा। तो लिख लो, जे, किराया दिया, रेंट पेड, ये खर्चा है। क्या है? ये खर्चा है। उतार लीजिए बच्चों, ये सारा उतार लीजिए, ये सारा उतार लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये सारे करा दिए टेस्ट के, दोनों के टेस्ट के आंसर करा दिए। जो फर्स्ट टेस्ट लिया था वो और सेकंड टेस्ट लिया था वो। ठीक है बच्चों, इसके मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, इसके मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं। चलिए, नमस्कार, गुड नाइट, जय माता की, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी